तो देखो ये है क्लास 10th का इतिहास, जर्मनी का एकीकरण। ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। जो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो उसी का ये है जर्मनी का एकीकरण। उस दिन ये छूट गया था तो मैं सोचा कि अलग पार्ट में बना के डाल दूंगा। तो इसे समझो क्या है, जर्मनी का एकीकरण हुआ कैसे। एकीकरण का मतलब एकजुट होना। एकीकरण का मतलब एकजुट होना, समझ रहे हैं ना। एकीकरण का मतलब एकजुट होना। एकीकरण का मतलब एकजुट होना। जैसे कोई लोग, मतलब कोई परिवार का हिस्सा 10 भागों में बटा हुआ है, और अगर वो एक जगह आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एकीकरण। तो 19वीं सदी से पहले जर्मनी भी 300 छोटे छोटे राज्यों में क्या हुआ था, बटा हुआ था। क्या था, 19वीं सदी। 19वीं सदी समझते हो तुम लोग। सदी, सदी मतलब 100 वर्ष। सदी मतलब 100 वर्ष। मतलब 19वीं सदी में, मतलब 1800 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच के साल को क्या बोलते हैं, 19वीं सदी। इसको बोलते हैं 19वीं सदी। 1800 से 1900 के बीच के वर्ष को क्या बोलेंगे, 19वीं सदी। तो 19वीं सदी से पहले जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसको महान शासक नेपोलियन ने 39 राज्यों का एकत्र देश बनाया। मतलब नेपोलियन ने इतना कोशिश किया कि 300 राज्यों को 39 राज्य में मतलब बनाया। 300 राज्यों को जोड़ जोड़ कर 39 राज्य बनाकर एकत्र देश बनाया। तो लगभग आधा से ज्यादा एकीकरण तो यहीं पर हो गया। जर्मनी का एकीकरण यहीं पर हो गया। और सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद का भावना नेपोलियन के युग में ही आया था। किसमें, जर्मनी के जनता में। फिर जर्मनी का एकीकरण का विरोध करने वाले वियना कांग्रेस, यह 1815। उस दिन के क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि 1815 में किसका निधन हो गया था, नेपोलियन का। इस नेपोलियन का निधन हो गया था। निधन नहीं हुआ था, निधन तो 1821 में हुआ था, लेकिन ये राजा के पद से हट गए थे, इसको हटा दिया गया था। ये हार गए थे। तो नेपोलियन हार गया। तो उसके बाद किसका शासन हुआ, वियना कांग्रेस का, जिसमें मेटरनिख सब था। तो वो एक उदारवादी शासक नहीं था, अत्याचारी शासक था, जो कि एकीकरण का विरोध करने लगा। मतलब एकीकरण नहीं होगा, जितना भाग में बटा हुआ है जर्मनी बटा ही रहेगा, उसका ये कहना था, उसका ये मानना था। किसका, वियना कांग्रेस का। वियना कांग्रेस क्या है, एक संघ था। संघ मतलब जैसे अभी इस देश में पार्टी है, जैसे बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, उसी प्रकार वियना कांग्रेस एक पार्टी था। उसका कहना था कि जर्मनी का एकीकरण नहीं होना चाहिए, विरोध करता था उसमें। उसका सबसे बड़ा विरोधी था मेटरनिख, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो उस वियना कांग्रेस को जनता ने 1830 की क्रांति में उखाड़ फेंका। इसका मतलब क्या, आपने पहला चैप्टर में पढ़ा होगा, पहला वीडियो नहीं अगर देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उसमें ये बताया गया है कि 1830 की क्रांति हुई क्या, मतलब क्या हुई थी। 1830 की क्रांति में क्या हुआ था, कैसे कैसे जनता ने आक्रोश में आकर उस वियना कांग्रेस को उखाड़ फेंकाया, मेटरनिख को भगा दिया। तो 1830 की क्रांति में क्या हुआ, इसको उखाड़ फेंका, तो जर्मनी के एकीकरण के विरोध में था। उसके बाद इसमें पर्सा देश के चांसलर, इसमें पर्सा जो देश था ना, पर्सा इटली में, जर्मनी में पर्सा देश था एक तो, जो मतलब जर्मनी का एक पार्ट था, भाग था, जो बटा हुआ था। तो पर्सा देश के चांसलर बिस्मार्क, जिस प्रकार उसमें इटली के एकीकरण में काउंट काबूर ने अपना योगदान दिया, उसी प्रकार से बिस्मार्क ने इसमें योगदान दिया। किसमें, जर्मनी के एकीकरण में। बिस्मार्क बहुत उदारवादी, मतलब एक ऐसा सेनापति था, ऐसा ये शासक था कि हमेशा चाहता था कि हमारा देश एकजुट हो और सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभरे। तो उन्होंने क्या किया कि पर्सा के देश के चांसलर बिस्मार्क ने अहम भूमिका निभाई, किसमें, जर्मनी के एकीकरण में, और सभी छोटे राज्यों को जोड़कर एक राष्ट्र बनाया। सभी छोटे, जो 39 जो छोटा राज्य बचा था ना, उसको भी क्या किया कि जोड़कर एक राष्ट्र बना दिया, सिर्फ एक राष्ट्र, जर्मनी। इस प्रकार शक्तिशाली जर्मनी का, इस प्रकार शक्तिहीन जर्मनी का, पहले शक्तिहीन था, मतलब अगर कोई घर का सदस्य 10 भागों में बटा हुआ है तो वो कमजोर होगा ना, कमजोर। उसी प्रकार से तो जब एकजुट कर देगा तो जर्मनी क्या हो गया, एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। पहले शक्तिहीन था, उसके बाद जर्मनी क्या हो गया, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ। किसके सामने, पूरी दुनिया के सामने। जर्मनी बहुत कमजोर राष्ट्र बन गया था, क्योंकि कोई राष्ट्र अगर कोई देश 300 भाग में बटा हो और 300 भागों में अलग अलग राजा का शासन चले, अलग अलग नियम कानून चले, अलग व्यवस्था चले, तो वहां पर कैसा शासन होगा, आप समझ ही रहे होंगे। तो मजबूत नहीं होगा, उसे कोई हरा कर चला जाएगा, क्योंकि सब
मतलब सबका मन सब तरफ रहता है, सबका शासन सब तरफ रहता है। अगर कोई आक्रमण भी करेगा तो 300 तो सब मिलकर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि एकजुट नहीं था वो, तो कोई हरा कर चला जाता। तो उससे पहले क्या था, 300 राष्ट्र में बटा था तो वो शक्तिहीन था, और उसके बाद सब एकजुट हो गया तो जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा हाथ किसका था, सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो बिस्मार्क का था। बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था, पर्सा का चांसलर। याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। पर्सा देश का चांसलर बिस्मार्क है, ठीक है। और जर्मनी का एकीकरण के बारे में बोलेगा, जर्मनी के एकीकरण के बारे में संक्षिप्त विवरण दे या कुछ बताएं, तो उसके बारे में यही सब लिखना है। बस ये 4 पॉइंट लिख देना, बिल्कुल मार्क मिलेगा। 5 मार्क के क्वेश्चन में 5 मार्क मिलेगा, 2 मार्क क्वेश्चन में 2 मार्क मिलेगा, उसमें कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट भी हम कैप्चर करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, अब इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, द एंड। और अगला इसी चैप्टर में कुछ और बाकी है, कुछ क्वेश्चन आंसर भी बाकी है, अगर देखेंगे हम वो भी करवा देंगे, ठीक है।